So a meter bridge is given the name meter bridge because it has 1 meter length of resistance wire generally, which is from A to C. You can see in the diagram. Okay, so this length of wire is 1 meter or 100 centimeter. That is why the name meter. Bridge we call because it is derived. The design is based on balancing of Wheatstone bridge. So from the word bridge, that thing has come. Okay. अब इसमें इसका structure क्या है वो आप समझ लेते हैं. So the primary circuit is same, similar to what we did in the potentiometer. This is your primary circuit. यहाँ पे source of EMF है, इधर key है और ये uniform resistance wire है. Okay. अब ये प्राइमरी सर्किट तो सेम है, ठीक है ना. सेकेंडरी सर्किट के अंदर क्या है कि देयर इज अ फिक्स्ड कॉपर प्लेट. ये कॉपर की स्ट्रिप है, ये भी कॉपर की स्ट्रिप है और ये भी कॉपर की स्ट्रिप है. 3 कॉपर की स्ट्रिप है, ठीक है. इस एंड को इस एंड से जब कनेक्ट करते हैं यूजिंग अ नोन रेजिस्टेंस, वी यूज इंस्टेड ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस वी यूज रेजिस्टेंस बॉक्स. रेजिस्टेंस बॉक्स इज अ डिवाइस व्हिच हैज गॉट नंबर ऑफ कीज, ठीक है. 10 to 12 keys are there. If you remove one of the key which has, let us say, marked 50 ohm, the moment you remove 50 ohm, it basically means that 50 ohm resistance is now provided by the resistance box. तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस होती हैं, वो रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. अब अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट ए है वो इधर है. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. ये दिख रहा है आपको इधर पे पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या करते हैं, डी से गैल्वेनोमीटर के थ्रू नल पॉइंट सर्च करते हैं. तो नल पॉइंट इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना. तो व्हेन नल पॉइंट इज सेम और नल पॉइंट इज जीरो, null point is attained, it basically means that potential difference across B and D is zero. And when it will be zero, when, देखो ये कंडक्टिंग पार्ट है, ठीक है ना. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो इक्वल हो जाए, ठीक है ना. दिस इज नथिंग बट फ्रॉम द व्हीटस्टोन ब्रिज. तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा. देखिए आप, ए टू डी आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है. ए टू डी ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है ये वाला. फिर डी टू ये वाला, डी से ये वाला स्मॉल डी पर, मतलब इसको सी भी बोल सकते हैं ना. इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सी होगा, ये सी हो गया. तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है. आई बात समझ में. तो आपको रेशियो इक्वेट करना और रेजिस्टेंसेस दे आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. तो अगर इस पोर्शन की लेंथ एल है तो इस पोर्शन की लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस एल होगी, ठीक है. तो इसकी रेजिस्टेंस रो एल बाई ए है, इसकी रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, इसकी भी वही होगी. तो द रेजिस्टेंस ऑफ द टू विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर लेंथ. The resistance of two wires, that is AB and BC, will be in the ratio of, अरे बात समझ में, in the ratio of L and 100 minus L. तो आप अगर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये आंसर आएगा, ठीक है ना. दिस विल बी द रिजल्ट. यू कैन फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस. इज इट क्लियर? तो उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है, वो ट्राई कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर ड्रिल 6. सॉरी हमने कर लिया था पर, तो आपने कराया करवाया था. तो तुम बोल रहे हो बीटा ब्रिज हुआ नहीं. सर. ऐसे क्वेश्चन होगा तो पर अपने ऐसे मीटर ब्रिज करने कॉन्सेप्ट नहीं पता. अच्छा, तो मतलब कर चुके हो ना. तो लेट्स मूव ऑन टू आरसी सर्किट. अरे 6 तो ये कर लेना, प्रैक्टिस कर लो, नहीं आएगा तो डाउट्स में पूछ लेना.
ठीक है, ठीक है। so let us start with RC circuit. RC means it is some sort of transient current we are talking of. R stands for resistance, C stands for capacitor. तो इसमें जो करंट बिल्ड होता है, ठीक है ना, इसमें जो करंट बिल्ड होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, इट टेक सम टाइम फॉर इट टू बिल्ड. इसलिए हम ऐसे सर्किट्स को, देयर टू टाइप्स ऑफ सर्किट आएंगे, इसको हम लोग ट्रांजिएंट करंट के टॉपिक में भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, बिकॉज जिसमें करंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इट विल नॉट बी अ कांस्टेंट, इट विल टेक सर्टेन टाइम टू बिकम स्टेडी. तो ट्रांजिएंट स्टेट से इसको स्टेडी स्टेट में जाने के लिए it will take some time, which is like around 5 time constant. ठीक है, ये लिखना नहीं है, जिसमें आपको बता रहा हूँ, 5 टाइम कांस्टेंट. तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, वो कैसे आर और सी पे डिपेंड करता है, दैट वी विल ट्राई टू सी इन दिस डेरिवेशन. तो ये जो टॉपिक है दैट कम्स अंडर ट्रांजिएंट करंट. ट्रांजिएंट करंट में दो टाइप के सर्किट है, आरसी सर्किट है, एलआर सर्किट. एलआर सर्किट इंडक्टर रेजिस्टर है, आरसी मीन्स रेजिस्टर कैपेसिटर है. ठीक है, अब आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट द डेरिवेशन एसोसिएटेड विद इट. हो गया सर. हो गया. अब देखिए इसकी इनिशियल कंडीशन क्या है वो आप समझ लीजिए. ठीक है ना, इनिशियल कंडीशन है दैट कैपेसिटर इज नॉट चार्ज, देयर इज नो चार्ज ऑन द प्लेस ऑफ द कैपेसिटर. तो इनिशियल चार्ज एट E equal to 0, charge on the capacitor is 0. जैसे तुमने इस की को क्लोज किया, टाइम t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी. अरे बताओ नहीं, तो वो सिचुएशन ऐसी है. तुमने कनेक्ट किया, आफ्टर टाइम t लेट अस से इस पे ऑलरेडी चार्ज q बिल्ड हो गया, तो इधर प्लस q इधर माइनस q होगा, क्योंकि इट इज पंपिंग चार्ज लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा होगा, वही सेम करंट इसके थ्रू भी पास होगा, वही सेम करंट यहाँ पे पास नहीं हो सकता है, बट इसी रेट से जो I है दैट इज योर dq by dt, the rate at which charge is getting deposited onto the plates of the capacitor will be equal to the current. अब यहाँ पे there is no connectivity in between the two plates of the capacitor, there is build up of electric field. मगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज करंट इज देयर, charge is getting accumulated on the positive plate and charge is getting removed from the negative plate. ठीक है ना, so they are becoming more and more positive and more negative, as a result of which there will be more intense electric field. Is that clear? Now throughout the path, if you choose any path in this circuit so that you can apply KCL or KVL. ठीक है, so KCL there is no need to apply because there is no node. KVL you can apply because now you have three circuit elements. What is the first circuit element? Cell. Second is resistor. Third is capacitor. The sum total of potential difference in any given loop in a circuit in which conservative electric field is there
the net sum of those potential difference will be 0 if you move along one particular direction. So let us say I choose to move in clockwise direction. तो जो दिखा रखा है मैं उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ. आ रही बात समझ में? And I am starting from this point. So there is a potential gain of E, then there is a potential drop of IF, then there is a potential drop of Q by C. This is for the cell, this is for the resistor, this is for the capacitor. Any doubt? Now you can substitute the value of I as dq by dt. In this equation, you can substitute the value of I as dq by dt. So this is now EC plus Q by C is equal to, one mistake I did, this is minus actually, because there is a potential drop along the capacitor. Okay, that will be equal to dq by dt times R. I replace the value of I with dq by dt. Is it clear? Now you rearrange the terms. Now you have EC minus Q. EC minus Q is equal to dt upon RC. Is that clear? This can be further written as dq upon Q minus EC is equal to minus 1 upon RC times dt. Now you can integrate it. Now you know when time was 0, the charge was 0. After time t, the charge becomes Q. Is it clear? Now this is ln of Q minus EC with limits 0 to Q. Here you have 1 upon RC. This is T, limits 0 to T. When you substitute the limits, you will get Q minus CE upon, क्या आएगा यहाँ पे? Q की वैल्यू 0 डालोगे तो माइनस CE आएगा. कैसे तो? Is it clear? नीचे माइनस CE आएगा. That will be equal to T by RC with a minus sign. Now you can take the exponent terms, remove the log. Now you have Q minus CE is equal to minus CE e to the power minus P by RC, or Q can be written as CE 1 minus e to the power minus P by RC. Yes or no? It will be 1 minus e to the power minus P by RC. Now the term in the exponent of exponential E, that is RC, should be having same dimension as that of time, because the exponent can only be a pure number. So numerator and denominator need to have same dimensions. RC, the dimension will be same as that of time. The dimension of time is 1 in t. Okay. Now this term at t equal to 0, your q is also equal to 0. And at t equal to infinity, your q will be equal to CE. Second term will vanish. Now this term is the maximum power that can be stored in the capacitor. ये समझ में आ रहा है? This is the maximum power that can be stored in the capacitor. Now, clubbing both the two, you can write Q is equal to Q naught 1 minus e to the power minus t by tau.
Now there is one more term tau, which is nothing but known as time constant of the circuit, which is equal to RC. So depending on the product of R and C, you will get what is the time constant. Is it clear? Now if you draw or plot charge versus time graph, it will be something like this. ठीक है, तो पहले आप डेरिवेशन लिख लो, देन वी विल डिस्कस फर्दर. सर स्क्रॉल डाउन कर देना. हो गया सर.
देखो मैं तुमको थोड़ा समझा देता हूँ। जो टाउ है ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना। What, how is it defined? That in the case of a charging of a uncharged capacitor using a resistor, 63% of the maximum possible charge that can be stored on it. जब तुम ये calculation करते हो and you put the value of t as RC, that is one time constant, e to the power minus one आएगा, and if you solve for this, you will get this value as almost 63% of Q naught. So time constant is defined as the time interval during which the charge rises on the condenser plates to 63% of its maximum value, provided initially there was no charge on it. ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ऐसे रट नहीं लेना है. It is defined only for uncharged capacitor initially, which is charged through a resistor. ठीक है, जब हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करेंगे थ्रू रेजिस्टेंस, आरसी सर्किट में डिस्चार्जिंग भी होता है उसमें, देन इट विल बी डिफाइंड इन सम अदर वे. तो अब if I plot charge versus time on the plates of the capacitor, charge is building exponentially. You can say this is exponentially, and the maximum value that it has is CE. Okay, this is the maximum value. 63% of it is what is being achieved in one time constant. And if you see in 5 time constant, मतलब अगर ये one time constant है तो 2 time constant, 3 time constant, 4 time constant and 5 time constant. So in 5 time constant, if you calculate this value, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये e to the power 5 हो जाएगा. आ रहा है समझ में कि नहीं? ठीक है, ये वैल्यू तुम्हारा e to the power 5 हो जाएगा. ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू 99% कुछ आती है. कितनी आती है? 99% आती है. So this value is almost as good as achieving the maximum possible value. Maximum possible value attain करने के लिए it takes lot of time. It takes almost infinity. But virtually in 5 time constant, it has attained 99.99% of its maximum possible value. The rest of the time, after 5 time constant, it only increases by 0.01%. So that is like insignificant. So you can say that within time, a 5 time constant, the circuit has attained, or the capacitor has attained virtually its maximum possible value. And then we will call that as, or we can consider that as steady state. So once steady state is attained, your charge is fixed, charge is not increasing. That means your current will drop to zero. अब current flow नहीं करेगा because capacitor is fully charged. The capacitor's potential difference is same as the EMF applied by the cell. ये जो सेल ने EMF सप्लाई किया था वो exactly कैपेसिटर के अक्रॉस मीट आउट हो गया. It is fully charged. Okay, you can see that Q is equal to CE. That means potential difference is Q by C. Solve करोगे तो E के बराबर आएगा वो. So once steady state is attained, no further flow of charge is there. But till 5 time constant, the current is transient. Transient means it is changing with respect to time. ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये लिख लिया सबने? Current as a function of time देखो, if you differentiate this expression for charge as a with respect to time, तो CE will be equal to, ये solve करोगे तो तुमको ये मिलेगा E by R. What is E by R? It is the maximum possible current. When you take t equal to 0, the maximum possible current is E by R, which is what the initial current is. Initially, since there is no charge on the capacitor, so there is no potential drop. So the potential drop across the resistor has to be equal to the EMF of the cell. Gradually, as charge keeps building on the plates of the capacitor, then only a fraction of that charge is, fraction of the potential difference is available at the resistor. So current keeps dropping.
ठीक है, तो इसका ग्राफ भी ऐसा आता है, बट इट रिड्यूसेस एक्सपोनेंशियली इन वन टाइम कांस्टेंट. The current drops to its 37% of the original value. Okay, so this is another definition of time constant. In one time constant, the current in an RC circuit which is getting charged with capacitor plates having no charge initially, in that case 37% of the current is dropped in one time constant. ठीक है, तो ये भी ड्रॉ कर लीजिए. आप ठीक है, वोल्टेज के साथ क्या होता है वो भी देख लीजिए. तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करोगे, that will be E minus IF, or you can also write that as Q by C, है ना. तो तुम्हारा वो जो Q में C टर्म था वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन है. तो दिस इज सिमिलर टू, इफ यू सी इट्स डायग्राम, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द चार्ज. जैसे चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर आल्सो इंक्रीजेस लाइक दैट. और करंट का अगर तुम कैलकुलेट करोगे, तो जो करंट का होता है वैसे ही रजिस्टर के अक्रॉस किया है. तो सेम एक्सप्रेशन, रजिस्टर के अक्रॉस करंट का जो एक्सप्रेशन है वो ही वैसा ही सेम शेप आएगा फॉर दिस ऑल्सो. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसा शेप इसका था करंट का, वैसा ही पोटेंशियल ड्रॉप का भी आएगा अक्रॉस रजिस्टर. और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का उसके चार्ज के जैसे आएगा. ठीक है. नाउ इफ you are supposed to find out the relationship between the time constant for two circuits, okay, which is connected to the same battery of EMF E. Then in the second case, you can see that it takes more time for it to attain 63% of its this thing. So based on it, now you can say the second circuit has more time constant.